नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 7वीं भूगोल पाठ 6 प्राकृतिक प्रदेश भाग 4। हमारी पृथ्वी का ग्लोबल मानचित्र। ये हमारे पृथ्वी की भूमध्य रेखा जो इन्हें दो समान गोलार्धों में बांटती है। विषुवत रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। जो जो हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं विषुवत रेखा से, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, जल की उपलब्धता, सूर्य प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होते रहता है और इस कारण अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश निर्मित होते हैं जो विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों तक विशिष्ट अक्षांशीय भागों में पाए जाते हैं। उष्ण तापमान व जल की उपलब्धता के आधार पर इन प्राकृतिक प्रदेशों की स्थिति एवं विस्तार निर्धारित होता है। पृथ्वी के भूप्रदेशों को प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया जाता है और हमने कई प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश देखे, मुख्य रूप से टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, घास के प्रदेश स्टेप्स एवं प्रेरीज, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, घास के प्रदेश सूडान टाइप और विषुवत वृत्तीय प्रदेश इक्वेटोरियल रीजन। इसके अलावा स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी कुछ प्रदेश अलग से बनते हैं और इन प्रदेशों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये प्रदेश हैं मानसूनी जलवायु के प्रदेश, भूमध्य जलवायु के प्रदेश और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के प्रदेश। मानसून क्लाइमेटिक रीजन, मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन एंड वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेटिक रीजन। ये जो हमने अभी प्राकृतिक प्रदेश देखे, इसके पहले जो हमने नाम लिए अभी, विषुववृत्तीय प्रदेश होंगे या टुंड्रा प्रदेश या टैगा प्रदेश, ये प्राकृतिक परिस्थितियों के आधार पर बने थे और अभी हम जो ये प्रदेशों को बारे में जिनके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं, ये स्थानीय परिस्थितियों के कारण हैं। तो चलो जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। विशिष्ट हवाओं के प्रभाव के कारण पश्चिम यूरोपीय व मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश ध्यान में आते हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश अपनी वर्षाकालीन विशिष्ट कालावधि के कारण ध्यान में रहते हैं। इन प्रदेशों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मानसूनी जलवायु के प्रदेशों के बारे में। इनकी स्थिति और विस्तार कहां कहां तक है। तो विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण की ओर 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच। अभी इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज, उत्तर ऑस्ट्रेलिया, पूर्व अफ्रीका, मध्य अमेरिका आदि देश। यानी उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच और उसी तरह से विषुवत रेखा के दक्षिण में यानी दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 अंश के बीच। यहाँ की जलवायु कैसी होती है इन प्रदेशों की, तो इन प्रदेशों के जलवायु में हम सबसे पहले देखते हैं ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल में इनका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी गर्मी अच्छी खासी पड़ती है। ठंडी के मौसम में शीतकाल में तापमान 15 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी ठंडी एवरेज है, औसत है, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती। वर्षा 250 से 2500 मिलीमीटर तक होती है, बारिश अच्छी होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से निश्चित मौसम में वर्षा होती है और वर्षा का वितरण असमान व अनिश्चित होता है। कितनी बारिश कब कहाँ होगी ये निश्चित नहीं होता, लेकिन वर्षा अच्छी होती है।
यदि हम इस चित्र में देखें तो मानसूनी जलवायु के प्रदेश कहां कहां तक हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी विषुवत रेखा, शून्य अक्षांश रेखा जिसे हम कहते हैं। यदि हम इसके उत्तरी गोलार्ध में हम चलें और यह है दक्षिणी गोलार्ध, तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, और उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के जो बीच का क्षेत्र है, वो जो होता है वो मानसूनी जलवायु का प्रदेश कहलाता है। यानी अब 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, ये 0 अंश, ये 5 अंश, ये हमने अंदाजे 10 लिया है और ये इसको अंदाजे 30 है। ये सब अंदाज से लिया हुआ है। और इसके हम बीच में देखें तो ये जो 10 से लेकर 30 के बीच में जितना भी क्षेत्र इस पृथ्वी पर होगा, वह क्षेत्र मानसूनी जलवायु प्रदेश कहलाएगा। ठीक है। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी है, 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र होगा वह मानसूनी जलवायु का प्रदेश होगा। हम यदि मानचित्र में देखें तो ये विषुवत रेखा, हमारी विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण की ओर 10 से 30 के बीच में, यानी विषुवत रेखा से हम चलें तो ये 10 डिग्री 8 डिग्री पे हमारा भारत शुरू होता है, तो भारत से और 2 डिग्री ऊपर, तो 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र होगा उत्तर में और उसी तरह दक्षिण में भी, तो भारत का इलाका आ गया, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज, उत्तर ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तर ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र आया, ईस्टर्न अफ्रीका यानी पूर्व अफ्रीका, और मध्य अमेरिका यानी ये मध्य अमेरिका का इलाका। इस तरह के अनेक और भी अन्य देश हैं जो मानसूनी जलवायु के प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा भारत का इलाका, इसमें भारत, पूरा भारतीय प्रायद्वीप का इलाका इसमें आता है। उसी तरह से ये मध्य अमेरिका, ये जो है पूर्व अफ्रीका, ये उत्तर ऑस्ट्रेलिया। अब हम यहाँ के प्राणी जीवन के बारे में जानते हैं। यहाँ पर बाघ, सिंह, तेंदुआ, हाथी, बनैल, सुअर, बंदर, भेड़िया, सांप, मोर, कोयल, बहुत तरह के वन्य प्राणी और पक्षी पाए जाते हैं, और बहुत तरह के पालतू प्राणी भी पाए जाते हैं, गाय, भैंस, भेड़, घोड़े जैसे पालतू प्राणी, कोयल, ये बनैल, सुअर, ये गाय, भैंस पालतू प्राणी जो हैं। तो यानी प्राणियों की बहुत सारी वैरायटी है। हम देख रहे हैं यहाँ पे बाघ है, सिंह है, तेंदुआ है, हाथी है, सुअर है, सांप है, बहुत तरह के प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्योंकि मानसूनी जलवायु के प्रदेश है, यानी पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तापमान हमने देखा कि यहाँ तापमान भी जो है वो अच्छा खासा तापमान है। तो इन सब प्रदेशों में यहाँ पर 27 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में तापमान है। तो ये सब जो तापमान है ये जनजीवन के लिए माफिक तापमान है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं। अब यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियां कौन सी हैं? तो पतझड़ और अर्ध सदारहित वन। पतझड़ वाले वन यानी ऐसे जंगल ऐसे पाए जाते हैं जहाँ के पेड़ जो है एक निश्चित समय आने पर अपने पत्तियों को छोड़ देते हैं, पत्तियां उनकी झड़ जाती हैं। पतझड़, पत्ता जो झड़ जाए तो पतझड़। और अर्ध सदारहित वन, ये आधे समय पे जंगल हरे भरे होते हैं और जब पत्ते झड़ गए तो वो उसमें हरा भरापन नहीं रहता, इसलिए अर्ध सदारहित वन। वर्षा के वितरण पर वनस्पति का प्रकार निर्भर करता है और बहुत बड़े बड़े वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, बरगद, पीपल, साग, शीशम, चंदन, खैर, सिंकोना, बांस, बबूल, वैरायटी ऑफ ट्रीज। छोटे पौधे भी हैं, घास भी हैं। ये है सिंकोना का वृक्ष। फिर हम देख रहे हैं ये चंदन का पेड़, सागौन, सागौन का नाम आप सबने बहुत ज्यादा सुना होगा। सागौन की लकड़ियां बहुत मजबूत होती हैं, फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। उसी तरह शीशम का पेड़, साल का पेड़, साल की लकड़ियां भी मजबूत होती हैं। पहले आपको ध्यान में होगा कि जब रेलवे की पटरियां पे, तो अब तो इस पे सीमेंट के स्लीपर होते हैं, पहले लकड़ियों के स्लीपर लगे होते थे पटरियों के बीच, वो साल की लकड़ियों के होते थे। शीशम का पेड़ बहुत घना पेड़ होता है और बबूल जैसे कटीले पेड़ भी पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ का मानवीय जीवन। छोटे छोटे अनेक देहात होते हैं,
गांव का विस्तार ज्यादा होता है और भोजन और वेशभूषा में बहुत सारी विविधता होती है। क्यों विविधता होती है? कि जहां जैसी वनस्पति होगी लोग वैसा ही भोजन करेंगे। जनसंख्या मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय करती है। प्राथमिक व्यवसाय मतलब वैसा व्यवसाय जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा होता है, यानी जैसे खेती, पशुपालन, इस तरह के व्यवसाय इन क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं। ये खेती और घर जो है इस तरह से देहात नुमा वातावरण, गांव से इस तरह के घर पाए जाते हैं। यानी मानवीय जीवन बहुत कठिन भी नहीं है, आसान है। अब हम देखते हैं भूमध्य जलवायु के प्रदेश, इनका विस्तार कहां से है? तो 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 40 अक्षांशों के बीच महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है वो भूमध्य जलवायु के प्रदेश कहलाता है। और इसमें पुर्तगाल, स्पेन, अल्जीरिया, टर्की, कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, ये प्रदेश इन जलवायु के प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ का तापमान यदि हम देखें तो ग्रीष्मकाल शुष्क होता है और बारिश में, शीतकाल में बारिश होती है। और गर्मी के मौसम में तापमान कितना है? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 10 से 14 डिग्री सेल्सियस। वर्षा लगभग 500 से 1000 मिलीमीटर तक होती है और शीतकाल में, ठंडी में वर्षा होती है। यहाँ पर गर्मी देखो शुष्क है, ग्रीष्मकाल शुष्क है, ग्रीष्मकाल में बारिश नहीं होती है, वर्षा यहाँ पे ठंडी के मौसम में होती है। यदि इस चित्र में हम देखें, ये हमारी भूमध्य रेखा, 0 अक्षांश रेखा, और ये उत्तरी गोलार्ध, और ये भूस्वत रेखा से नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। यानी 40 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच, यानी हम उत्तरी गोलार्ध में चले तो ये 30 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश के बीच का इलाका, उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 40 डिग्री के जो बीच का क्षेत्र है वह भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रदेश कहलाता है। यदि हम मानचित्र में देखें तो ये जो पूरा इलाका है, पुर्तगाल, स्पेन, अल्जीरिया, टर्की, ये सारा यहाँ पर क्षेत्र आ जाता है। ये कैलिफोर्निया का इलाका आ जाता है। ये मध्य चिली का क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, ये जो क्षेत्र है ये भूमध्य जलवायु के प्रदेश कहलाते हैं। अब ये हम देख रहे हैं इनका जो विस्तार है 30 से 40 डिग्री, ये 30 डिग्री अक्षांश हम देख रहे हैं दक्षिण, तो 30 से 40 डिग्री का, और उसी तरह से उत्तर में हम देखें तो 30 से 40 डिग्री के बीच में ये क्षेत्र आते हैं। तो ये पुर्तगाल, स्पेन, अल्जीरिया, टर्की, ये सारा इलाका यहाँ पे आ जाता है। ये कैलिफोर्निया का क्षेत्र, ये मध्य चिली, दक्षिण अमेरिका, और ये दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ का यदि हम प्राणी जीवन देखें तो प्राणी जीवन कैसा है इनका? पशुपालन में पालतू प्राणी अधिक हैं, जैसे भेड़, बकरियां, गाय, खच्चर, घोड़े, ये सब ज्यादा पाए जाते हैं। भेड़ बकरियां है, गाय है, ये पालतू प्राणी हैं, क्योंकि पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय होता है। अब यदि इनकी हम वनस्पतियां देखें कि यहाँ किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो यहाँ की जो वनस्पतियां हैं उनके पत्ते मोटे होते हैं, छोटे होते हैं, चिकने होते हैं। वृक्षों की छाल बहुत मोटी होती है, जैसे ऑलिव, या हिंदी में जिसे जैतून कहा जाता है, ओक, चेस्टनट। और कम वर्षा वाले क्षेत्र है इसलिए यहाँ घास होती है। पर्वतीय भागों में सूचीपर्ण वनस्पति पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम है वहां घास मिलती है, और पर्वतीय भाग, पहाड़ी जो इलाके हैं वहां सूचीपर्णी वृक्ष पाए जाते हैं। चेस्टनट, ऑलिव या जैतून, ओक, इस तरह के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। हम देख रहे हैं कि ये सारे पेड़ ऊंचे पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, इनके तने मोटे हैं, देख रहे हो। और ऑलिव का तो जो तेल, ऑलिव जो है या जैतून से तेल निकलता है इसके फलों से, वो तेल जो है, जिस तरह से हमारे देश में हम लोग सिंगदाने का तेल, नारियल तेल, राई का तेल, तिल का तेल खाते हैं, वैसे इन प्रदेशों में जैतून का तेल खाया जाता है, खाने में उपयोग किया जाता है। खाया जाता है मतलब खाने में उपयोग किया जाता है, तेल नहीं खाते, लेकिन
खाद्य पदार्थों को बनाने में जैतून के तेल का उपयोग होता है। यदि हम यहाँ का मानवीय जीवन देखें तो इन क्षेत्रों में ग्रीक व रोमन संस्कृति का विकास हुआ है। खेती इनका मुख्य व्यवसाय है। फल एवं फूलों की खेती बहुत अधिक होती है और खेती भी अच्छी है तो गेहूं की खेती भी अच्छी होती है। तो यहाँ का जो मुख्य भोजन है गेहूं से बने हुए विविध पदार्थ। और जब रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा भोजन है, फल है, फूल है, तो संपन्नता होती है, तो कपड़े भी, उसका प्रभाव कपड़ों पर भी पड़ता है। बहुत दुनिया में वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, बहुत अनेक प्रकार के फूल यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए फूलों की खेती बहुत अधिक होती है। दुनिया में सबसे अधिक फल जो होते हैं वो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश की जो जलवायु वाले क्षेत्रों में ही होते हैं। अनेक प्रकार के फूल, फल, ये क्षेत्र जो होते हैं बहुत संपन्न होते हैं। अब हम देखते हैं पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के प्रदेश। इनकी स्थिति और विस्तार पे यदि हम बात करें तो महाद्वीप के पश्चिम भागों में 45 से 65 अंश उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन, कोलंबिया, दक्षिण चिली, न्यूजीलैंड, ये क्षेत्र इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और इनकी जलवायु यदि हम देखें तो ग्रीष्म काल में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं है। 5 डिग्री सेल्सियस है तो ठंडी है, लेकिन जैसे टुंड्रा प्रदेश या टाइगा प्रदेश में 0 डिग्री या उससे भी कम तापमान होता था, उस कंपेयर में यहाँ तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है ठंडी में, और गर्मी में 20 डिग्री यानी प्लेजेंट है। बारिश भी औसत 500 से 2500 मिलीमीटर, बारिश भी अच्छी है। पश्चिमी हवाओं के चक्रवात से वर्षा होती है और वर्ष भर वर्षा होती है, साल भर बारिश होती है। जलवायु सौम्य होती है। यदि हम इस चित्र में देखें पश्चिम यूरोपीय जलवायु के प्रदेश, तो ये हमारी भूमध्य रेखा, शून्य अक्षांश रेखा, उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा से नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध। अब यदि हम अक्षांशीय प्रदेश को देखें तो ये होता है 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाए जाने वाले जो क्षेत्र हैं, इन्हें हम पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के प्रदेश कहते हैं। ये इलाका। अब यदि हम इसे मानचित्र में देखें तो ये हमारे पृथ्वी का ग्लोब का मानचित्र है। ये हम देख रहे हैं 45 से 65, ये 40 डिग्री अक्षांश रेखा, ये हम उससे थोड़ा ऊपर लेते हैं। 45 डिग्री से ये 65 डिग्री अक्षांश के बीच में आने वाला क्षेत्र। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 45 से 65 के बीच आने वाला क्षेत्र। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में तो भूप्रदेश ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश जगह हमें सागर दिखाई दे रहा है। केवल एक जगह ये थोड़ा सा इलाका दिख रहा है और थोड़ा सा ये न्यूजीलैंड यहाँ दिखाई दे रहा है हमें। ये हम देख रहे हैं दक्षिण चिली, यानी साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये नीचे वाला जो इलाका, यहीं के आसपास कोलंबिया, और यहाँ पर ये छोटा सा हिस्सा न्यूजीलैंड का थोड़ा सा हिस्सा इसमें आता है। और उत्तरी गोलार्ध में यदि हम देखें तो नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन जैसे कई प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम ये पूरी पट्टी देख रहे हैं पश्चिम यूरोपीय जलवायु वाले प्रदेश में। अब आप सोचोगे कि हमने यहाँ पे हम न्यूजीलैंड का इलाका हमने देखा है, यहाँ पर इसमें आ रहा है, थोड़ा सा ये दक्षिण चिली वाला इलाका भी इसमें आ रहा है, तो इस जलवायु को हम यूरोपीय जलवायु क्यों कहते हैं, पश्चिम यूरोपीय जलवायु क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया तो यूरोप में नहीं आता, चिली यूरोप में नहीं आता, तो मन में ये प्रश्न स्वाभाविक है कि इसे हम यूरोपीय प्रदेश क्यों कहते हैं, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश वाली जलवायु क्यों कहते हैं? तो इसका कारण है बच्चों, इस जलवायु प्रदेश का सर्वाधिक भाग पश्चिमी यूरोप में है, अतः इसे पश्चिमी यूरोप जलवायु प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, ये अपने नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन, ये सारे अधिकांश इलाके जो है ये पश्चिमी यूरोप वाले क्षेत्र हैं, इसलिए इस जलवायु का नाम ही रख दिया गया है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश की जलवायु। अब हम देखते हैं यहाँ का प्राणी जीवन। पशुपालन के कारण
प्रमुख रूप से पालतू प्राणी अधिक होते हैं। रीछ, भेड़िए, सियार जैसे जंगली प्राणी भी पाए जाते हैं, वन्य प्राणी भी पाए जाते हैं। सियार, रीछ, भेड़िए ये जंगली प्राणी, और पालतू प्राणी तो जैसे हमने सब जानते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, ये यहाँ के पालतू प्राणी। अब हम देखते हैं यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियां कौन कौन सी होती हैं। तो साल भर हरी भरी घास यहाँ रहती है। वृक्षों की पत्तियां ग्रीष्म काल में झड़ जाती हैं, यानी पतझड़ वाले वन यहाँ मिलते हैं। सूचीपर्ण वृक्ष एवं कम ऊंचाई की घास होती है, क्योंकि इनका जो इलाका है वो 45 से 65 अंश अक्षांश पर आसपास है, यानी थोड़ा सा ध्रुवों के हम पास होने लगते हैं और विषुववृत्त से दूर हो रहे हैं, तो बर्फ यहाँ पे रहती है, तो इसलिए सूचीपर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। और जो पेड़, बड़े पेड़ जो हैं, ओक के पेड़, मैपल, एल्म, पाइन, स्प्रूस, ऐसे बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। ये बीच का पेड़ है, पेड़ का नाम है बीच, हाँ बीच में नहीं, इसका मतलब बीच में नहीं, इसका मतलब है पेड़ का नाम है बीच। मैपल बहुत सुंदर, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। जब तक मैंने भूगोल नहीं पढ़ा था ना, तो ऐसे सब पेड़ों को देख के मुझे लगता था फोटो में देख के कि ये सिर्फ पेंटिंग के लिए बनाए गए पेड़ हैं, लेकिन जैसे जैसे मैंने भूगोल का अध्ययन किया गहराई से, तो मुझे मालूम पड़ा, अरे बाप रे, ये सब तो दुनिया में पाए जाने वाले अनेक विविध प्रकार के पेड़ हैं। इतने सुंदर सुंदर पेड़, ओक का पेड़, सूचीपर्ण वृक्ष, हमने कोनिकल जिसे हम कहते हैं, नुकीले, इनके पत्ते नुकीले सकरे होते हैं ताकि बर्फ न जम सके इनके ऊपर। एल्म, इस तरह के अनेक पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ का मानवीय जीवन। लोग उत्साही एवं उद्यमी होते हैं। नौकायान करने वाले लोग अधिक हैं। लोग बहुत उत्साही हैं, जोश में रहते हैं, काम करने की इच्छा इनके अंदर रहती है, और नए नए चीजों को खोजने के एक ललक इनके मन में रहती है। यहाँ के लोग नौकायान अधिक करते हैं, यानी समुद्री किनारे के आसपास वाले लोग जो है वो नौकाओं के द्वारा, पाल वाली नौकाओं के द्वारा यात्रा करते थे। पहले हमने बहुत सारे यहाँ के यात्री हम जानते हैं, कोलंबस, वास्को डी गामा, अमेरिगो, इसके अलावा अन्य अनेक बड़े बड़े यात्री हुए हैं, खोजी, साहसी नाविक, जो जिन्होंने यूरोप का परिचय दुनिया के अन्य हिस्सों से करवाया, और ये अनेक नए मार्ग इन्होंने खोजे। और ये लोग खेती के अलावा द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय करते हैं, यानी यहाँ पर प्रकृति से जुड़े हुए व्यवसाय जो है कम है, खेती कम है, पशुपालन कम है। यहाँ के लोग द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय, मतलब इंडस्ट्रियल बेस्ड जो काम है यहाँ पे ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, ये सब काम यहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े उद्योग धंधे, मॉल, मार्केट, इस तरह का जो कल्चर है, इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर ज़्यादा होती है, इन पर आधारित व्यवसाय भी अधिक होते हैं। तो इस तरह से हमने मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और पश्चिम यूरोपीय प्रदेशों के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ प्राप्त की। अब ये हमारे सामने संसार के प्राकृतिक प्रदेश का मानचित्र है, और इस मानचित्र के आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक प्रदेशों की सूची दी हुई है रंग के अनुसार। गहरा हरा रंग है तो विषुववृत्तीय प्रदेश है, हल्का हरा है उष्ण प्रदेशीय घास के मैदान है, थोड़ा सा हरे रंग में परिवर्तन आया है, मानसूनी प्रदेश है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, यानी अलग अलग जलवायु वाले प्रदेशों के अलग अलग रंगों से यहाँ पे बताया गया है, और उसी के आधार पे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। तो उत्तर है, भारत में मानसूनी, उष्ण मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं। ये हमारे भारत का ये क्षेत्र है। आप यहाँ के रंगों को देखिए, इन रंगों से मैच कीजिए और उसके आधार पे हमें ये उत्तर देने हैं। तो पहला हमने कहा मानसूनी प्रदेश, देखो मानसूनी प्रदेश का ये रंग दिया हुआ है, ये रंग भारत में पूरे हैं। उसके बाद हमने कहा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, ये हल्का सा जो पीला है, तो ये जो थोड़ा सा इलाका है ये वाला। और लास्ट में हमने कहा पर्वतीय प्रदेश, तो ये पर्वतीय प्रदेश है। तो भारत का, उत्तर भारत का जो इलाका है पूरा ये पर्वतीय इलाका। तो भारत में मानसूनी, उष्ण मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों का अधिक भूभाग किस महाद्वीप में आता है? अब उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश हमने देखे, ये है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसका ये रंग हम देखेंगे पूरे विश्व के मानचित्र में, तो हम देख रहे हैं ये अफ्रीका में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों का अधिक भूभाग अफ्रीका महाद्वीप में आता है। प्राकृतिक प्रदेशों में सर्वाधिक विविधता किस महाद्वीप में है? हमारे सामने महाद्वीपों को हम जानते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब इन रंगों को देखें हम और इन रंगों के आधार पर हम महाद्वीपों को देखें तो हमें एक बात समझ में आती है कि प्रादेशिक जो प्राकृतिक प्रदेशों में सर्वाधिक विविधता जो है वो एशिया महाद्वीप में है। यहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश भी है, यहाँ पे मानसूनी प्रदेश भी है, यहाँ विषुवद्वीपीय प्रदेश भी है, पर्वतीय प्रदेश भी है ना। तो इस तरह के वैरायटी जो आपको मिलती है, विविधता, वो सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप में मिलती है। संसार की तुलना में किस प्राकृतिक प्रदेश का क्षेत्रफल अधिक है? संसार की तुलना में टैगा प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में प्राकृतिक प्रदेश कम मात्रा में क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूभाग का विस्तार अपेक्षाकृत कम है। महासागरों का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय इलाका अधिक है, जलीय क्षेत्र अधिक है, और उत्तरी गोलार्ध में जमीनी भाग ज्यादा है। तो जहां जमीनी भाग ज्यादा है तो वहां प्राकृतिक प्रदेश भी अधिक होंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में जमीन वाला हिस्सा कम है, पानी का हिस्सा ज्यादा है, इसलिए यहाँ प्राकृतिक प्रदेश कम मात्रा में है। अंटार्कटिका महाद्वीप जैसी परिस्थितियां और कहाँ दिखाई देती हैं? अंटार्कटिका जैसी स्थिति और कहाँ दिख रही है? तो अंटार्कटिका जैसी स्थिति हमें कहाँ दिखती है? ग्रीनलैंड में दिखती है। यहाँ पर ये ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। तो जैसे अंटार्कटिका में साल भर बर्फ छाई रहती है, तापमान कम होता है 0 डिग्री से कम, -20, -30, तो वैसे ही स्थिति ग्रीनलैंड में भी होती है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक